वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने उन बहनों भाइयों का, अपने बुजुर्गों का, अपनी माँओं का, अपने साथियों का, मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स का, आप सब मीडिया के बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो इतनी देर से धूप में यहाँ खड़े हैं मेरे इंतज़ार में, और पूरे पाकिस्तान से जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स, भाई बहनें, माएँ, बुज़ुर्ग आज से इजहार यकजहती के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, उन सब की मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जिन्होंने मुझे पैगामात भेजे, लातादाद पैगामात भेजे, मुझे दुआएं मौसूल हुई, मुझे सपोर्ट के मैसेजेस मिले, मैं आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये सपोर्ट और ये जो जज्बा है, ये जो खलूस है, ये मुझे हमेशा याद रहेगा। आप सबका शुक्रिया। मैं अपनी बात कर लूँ पहले प्लीज़। और अभी मैं JIT से आई थिंक 2 घंटे का सेशन करके आई हूँ। जो कुछ उन्होंने मुझसे पूछा मैंने उसका जवाब दिया, और अपने वालिद के बाद, अपने चचा के बाद, अपने भाइयों की, जो दोनों भाई मेरे पीछे खड़े हैं, उनकी पे दर पे पेशियों के बाद आज बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में मेरा नाम नहीं था, मुझ पे पिटिशनर ने जो भी इल्ज़ामात लगाए, प्राइम मिनिस्टर के डिपेंडेंट होने का या बेनिफिशियल ओनर होने का, वो कोई भी इल्ज़ाम प्रूव कर नहीं पाए। और बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में मेरा नाम नहीं है, मैं आज पाकिस्तान की बेटी होने की हैसियत से, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की बेटी होने की हैसियत से, और उस इंसान की बेटी होने की हैसियत से जिसने हमेशा आइन और कानून की पासदारी की है, मैंने आज वो कर्ज उतार दिया जो मुझ पे वाजिब भी नहीं था। और JIT वालों से मैंने पूछा, जब उन्होंने सब सवाल कर लिए तो मैंने उनको कहा कि आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए और मैंने ये कोशिश की कि जो आपके सवाल आते उनके मैं ऑनेस्टी से जवाब दूं, मगर एक सवाल अब मेरा भी है, क्या मैं कर सकती हूं? उन्होंने कहा आप पूछे। मैंने कहा आप मुझे काइंडली ये बताइए कि हम पे इल्ज़ाम क्या है। और उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। ये दुनिया की शायद पहली JIT है। दुनिया में होता है ऐसे कि पहले इल्ज़ाम लगता है, JIT उसके बाद बनती है। ये पहली JIT है जो पहले बन गई है और वो इल्ज़ाम ढूंढ रही है कि इल्ज़ाम क्या लगाएं इनके ऊपर। यही सवाल मेरे भाइयों ने पूछा था, उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं। और मुझे इस बात की खुशी है, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए इससे ज़्यादा फ़ख्र की और क्या बात हो सकती है कि इल्ज़ाम लगाने वालों को, उनके लिए जो इल्ज़ामात मिले वो उनके ज़ाती कारोबार से मुताल्लिक थे, उन दहाइयों से मुताल्लिक थे जिनमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सियासत से उनका दूर का कोई ताल्लुक भी नहीं था, या वो ज़माना तालिब इल्मी के हवाले से सवाल आते उस ज़माने के हवाले से, या फिर मेरे दादा मरहूम के कारोबार के हवाले से वो सवाल आते। और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए मैं समझती हूँ ये फ़ख्र की बात है कि 2 दफ़ा वो चीफ मिनिस्टर रहे, तीसरी दफ़ा वो वज़ीर आज़म हैं। इल्ज़ाम लगाने के लिए उनके पास इन तीनों अदवार की एक बात भी नहीं है। उन्होंने जितने भी माशाअल्लाह बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो मोटरवे हो, चाहे वो सीपेक हो, चाहे वो बिजली के मंसूबे हो, या वो कुछ भी हो, उस पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मोहर है, उस पर नवाज शरीफ की मोहर है। और उन सब प्रोजेक्ट्स में से एक
पाई की करप्शन तो दूर की बात, वो कभी इल्ज़ाम भी नहीं लगा सके। तो इससे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के लिए, एक फैमिली के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, एक मुल्क के लिए इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात और कोई नहीं हो सकती। और रही बात फैमिली बिजनेस की, तो ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि 60 की दहाई में या 70 की दहाई में या 80 की दहाई में फैमिली के जो भी बिजनेस थे, जो भी लेन देन थे, उसी के मुतल्लिक सवाल घूम फिर रहे हैं। और पब्लिक का एक पैसा, सरकारी पैसा, कोई भी एक पैसा अगर उसमें इन्वॉल्व हो तो उसका जवाब देना तो बनता है, मगर आपस के कारोबार के मामलात, ज़ाती कारोबार, प्राइवेट एक कारोबार एक फैमिली का, उसका ना सवाल पूछना बनता है ना जवाब देना बनता है। एक पैसे की करप्शन, एक पैसे की किकबैक, एक पैसे की कोई अनोमली, एक पैसे की कोई कमीशन, किकबैक, मनी लॉन्ड्रिंग अगर है तो सामने लाओ, लेकिन वो सामने इसलिए नहीं आ सकी कि उसका कोई वजूद ही नहीं है। हमारे ज़िम्मे अवाम का कोई पैसा, पब्लिक का कोई पैसा वाजिबुल अदा नहीं है, और जिनके ऊपर केसेस अवाम के पैसे के खुर्द बुर्द के हैं, जिनके ऊपर केसेस अवाम के पैसे से लेन देन के हैं, उन्होंने कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिए हुए हैं। और जो 70-80 साल से बिजनेस फैमिली है, वो अपने जो एसेट्स है उनको जस्टिफाई कर सकती है, वो मींस जस्टिफाई कर सकती है। जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम जस्टिफाई कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात का जवाब मिलेगा कि जिन लोगों का सवाए लोगों की जेबों में हाथ डाले रखने के, सवाए मांग तांग के गुजारे के, जिन लोगों का कोई कारोबार नहीं है, जिनका कोई जरिया आमदन नहीं है, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा? और अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं उनको रुलाऊंगा, तो वो ये सुन ले कि झुकाने की और रुलाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला ने किसी इंसान की को ये ताकत नहीं दी, किसी इंसान की वो हैसियत नहीं है, किसी इंसान की वो औकात नहीं है कि वो किसी को या झुकाए या रुलाए। और हमने, क्योंकि हम हुक्मरान हैं, हुक्मरान फैमिली से ताल्लुक़ है, तो हुक्मरान का जो एहतसाब है, जो हुक्मरानी का एहतसाब है, वो बहुत कड़ा होता है अल्लाह ताला के दरबार में। तो हम तो जवाब दे रहे हैं, दे चुके हैं और बार बार दे चुके हैं। ये कोई पहला एहतसाब नहीं है, ये 5वां एहतसाब हो रहा है हमारा। 5 महीने सुप्रीम कोर्ट में केस चला, अब 70 दिन JIT को हो गए, तो हम तो जवाब दे रहे हैं। और ये तो एक तरह से हमारी मदद हो गई है कि जो हुक्मरानी के हिसाब से या हुक्मरान होने के नाते जो हिसाब हमें आखिरत में देना था, उसका बोझ कुछ हल्का हुआ। मगर मुझे उस इंसान की दुनिया से भी खौफ आता है, उस इंसान की आखिरत से भी खौफ आता है जिसने अपने ऊपर झूठों के, झूठे इल्ज़ामात के, बहतानों के, जो उसने 20 करोड़ अवाम के सामने लगाए हैं, इतना बोझ लाद लिया अपने ऊपर कि इस दुनिया, अगली दुनिया में तो क्या, शायद इस दुनिया में भी वो हिसाब ना दे सके। एक मिनट, और ये पहली लीक्स नहीं है जिसमें मुझे इन्वॉल्व किया गया, पैनामा लीक्स, एक डॉन लीक्स भी आई थी, उसमें भी मुझे इन्वॉल्व किया गया था। वजह एक ही है, वजह ये है बाप को बेटी का नाम इस्तेमाल करके अंडर प्रेशर लाना। सब जानते हैं कि जो बेटी है, इस्लामी रवायात में, मशरकी रवायात में, बेटी वालिदैन के और स्पेशली खुसूसन अपने वालिद के दिल का नरम तरीन और हसास तरीन हिस्सा होती है। और नरम तरीन हिस्सा अगर वो वालिद के दिल में हो तो वो फातिमा तो ज़हरा की तरह होती है, अगर वो अलम उठा के मैदान में आ जाए तो वो बीबी ज़ैनब की तरह होती है।
नवाज शरीफ की बेटी को उसकी कमज़ोरी समझने वाले नवाज शरीफ की बेटी को इंशाअल्लाह उसकी ताकत पाएंगे। और अगर किसी का ये ख्याल है कि बेटियों को इन्वॉल्व करके और इस तरह से वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को किसी इम्तहान से दो चार करेंगे, तो वो सुन लें कि मैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बेटी हूँ, उस शख्स की बेटी हूँ जिसने मुझे हक़ के लिए खड़ा होना सिखाया, उस शख्स की बेटी हूँ जिसने मुझे ये तरगीब दी कि झूठ के आगे, जुल्म के आगे सर नहीं झुकाना। मगर ये वो लोग समझ नहीं सकते जिनको बेटियों की कदर नहीं है, जिनको बेटियों की तकरीम का पता नहीं है, जिनको ख़ानदानी इक़दार का पता नहीं है, शायद वो ये बातें कभी समझ नहीं सकेंगे। मगर आज मैं पाकिस्तान की हर उस बेटी से मुखातिब हूँ जो अपने वालिद से मोहब्बत करती है, और हर उस वालिद से मुखातिब हूँ जो अपनी बेटी से मोहब्बत करता है कि बेटियाँ, अगर नवाज शरीफ की बेटी को आप इसलिए निशाना बनाएंगे कि वो नवाज शरीफ की बेटी है, तो वो उसका जवाब इसलिए देगी, वो वापस लड़ेगी इसलिए क्योंकि वो नवाज शरीफ की बेटी है। और अगर किसी का ये ज़ोम है कि हमें तो हाजिर होना था, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, तो हमारे पास भी बहुत रास्ते थे। हम भी टेक्निकलिटीज़ का सहारा लेकर, इम्यूनिटी का सहारा लेकर, जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एज वज़ीर आज़म अवेलेबल थी, हम भी इक़्तिदार के ईवानों में छुप सकते थे। हम भी कमर दर्द का बहाना बना के गाड़ी को हस्पताल की तरफ मोड़ सकते थे। हम भी अदालतों से नथिया गली के सरकारी रेस्ट हाउस में जाके छुप सकते थे। हम भी ये कर सकते थे, मगर हमने हिसाब दिया और अब दे रहे हैं। 3 नस्लों का हिसाब दिया और बार बार दिया। और ये याद रखो कि आइन और कानून की हिफाजत और पासदारी के बदले में नवाज शरीफ ने जो वार अपने दिल पे लिए हैं, जिस एहतसाब की भट्टी में से वो गुजर के आया है, जिस तरह उसने मर्दाना वार शेर दिल इंसान की तरह एहतसाब का सामना किया है और बार बार किया है, बेरहमाना एहतसाब का सामना किया है, वो ये एहतसाब और जख्म जो हैं वो अपने सीने पे सजाकर तमगों की तरह 2018 में अवाम के पास जाएगा। उस दिन से खौफ खाओ जब नवाज शरीफ अपनी कहानी अवाम के पास लेके जाएगा। उसको इस नहज पे मत लेकर जाओ कि जो राज उसके सीने में दफन है, जो साजिशें उसके खिलाफ हो रही हैं, वो अवाम को ये बताने पे मजबूर हो जाए। और साजिशें भी नवाज शरीफ के खिलाफ इसलिए होती हैं कि साजिश करने वालों को ये पता है कि वो मुहिब्बे वतन इंसान है, वो साजिश झेल जाएगा, वो बर्दाश्त कर जाएगा, मगर वो वतन की खातिर ज़बान नहीं खोलेगा, वो वतन की खातिर चुप साध के रहेगा। मगर मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ, सियासी मुखालफीन को, और साजिशें जिस तरह की वो कर रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि अवाम उसकी ताकत है नवाज शरीफ की, और अवाम को इतना एतबार है। लीडर भी होते हैं, सियासतदान तो यहाँ बहुत हैं, मगर नवाज शरीफ एक वाहिद लीडर है जिस पे कौम एतबार करती है और जिसका लोगों को पता है कि ना वो खुद झुकेगा, ना वो अपने वोट को झुकने देगा, और वो आइन और कानून और सिविलियन बालादस्ती के लिए खड़ा है, खड़ा रहेगा। उसके अलावा किसी भी लीडर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी भी गैर कानूनी, गैर आईनी कदम के सामने दीवार बन के खड़ा हो जाए। एक मिनट नहीं, अब मेरे कुछ सवाल बनते हैं, और वो ये सवाल है कि पैनामा लीक्स के अंदर
400-500 خاندانوں کے اور بھی نام آئے. اور اس سے زیادہ مضحکہ خیز اور بات کیا ہوگی کہ جنہوں نے پیناما لیکس کے اوپر ہم پہ مقدمے کر رکھے ہیں آف شور کمپنیز کے, مقدمہ کرنے والوں کی اپنی آف شور کمپنیز ہیں, مگر کیونکہ پیناما لیکس میں نام نہیں ہے تو وہ ان کی آف شور کمپنیز حلال ہیں, باقیوں کی حرام ہیں. اور پیناما لیکس کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے, تمہیں بھی جواب دینا پڑے گا, اب ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا. ایک ہی خاندان کا کتنا احتساب کرو گے؟ 3 نسلوں کا احتساب تو ہو گیا, دادا کی قبر سے لے کے وزیر اعظم کی زمانہ طالب علمی سے لے کے ان کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کے شہباز شریف سے لے کے حسین نواز, حسن نواز, مریم نواز, اب ہمارے بچے, ایک فیملی کا کتنا احتساب کرو گے؟ 6 مہینے سپریم کورٹ کا کیس چلا, کچھ نہیں نکلا. 70 دن کی جے آئی ٹی ہے, آج مجھے احساس ہوا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ جے آئی ٹی لگا کر الزام ڈھونڈ رہے ہیں کہ الزام لگانا کیا ہے. منی ٹریل بہت پہلے کی دے دی ہوئی. 1 منٹ بیچ میں 1 سیکنڈ, میں نے ابھی بات ختم نہیں کی, میں نے ابھی تک بات ختم نہیں کی. اور میں آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر نواز شریف کے خلاف سازش کرو گے تو نواز شریف پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ واپس آئے گا. جب نواز شریف کے خلاف سازش ہوئی وہ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ الحمدللہ واپس آیا, اور وہ پاکستان کا ایک واحد شخص ہے جس کو پاکستان کے عوام نے اور اللہ تعالیٰ نے تیسری دفعہ وزیر اعظم بنایا. اب اگر اس کے خلاف سازش کی, باز نہیں آئے, تو وہ چوتھی دفعہ بھی وزیر اعظم بنے گا, 5ویں دفعہ بھی وزیر اعظم بنے گا. روک سکتے ہو تو روک لو نواز شریف کو, ورنہ پاکستان سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا. روک لو نواز شریف کو, ورنہ بجلی کے منصوبے مکمل ہو جائیں گے. روک لو نواز شریف کو, ورنہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. روک لو نواز شریف کو, ورنہ سڑکوں کے جال بچھ جائیں گے. روک لو نواز شریف کو, ورنہ سی پیک مکمل ہو جائے گا. روک لو نواز شریف کو, ورنہ وہ 2018 کا الیکشن جیت جائے. وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز جوڈیشل اکیڈمی میں پیشی کے بعد میڈیا سے بات کر رہی تھی. منی ٹریل کے متعلق, اور میں ایک بات جو ہے نا آپ سب کو باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ منی ٹریل کا اگر آپ نے کو بات کرنی ہے, منی ٹریل کی اگر آپ نے بات کرنی ہے تو اس شخص سے بات کیجئے کہ پاکستان میں ایسٹ ہے اس کے نام اور اس کی وہ منی ٹریل نہیں دے سکا ہے. اگر آپ نے نواز شریف کی منی ٹریل کی بات کرنی ہے تو نہ صرف ہم دے چکے ہیں, بلکہ آپ کو پہلے نواز شریف کا کسی اثاثے کے ساتھ لنک ثابت کرنا ہوگا, اس کے بعد آپ بات کریں. وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز جے آئی ٹی میں پیشی کے بعد میڈیا سے بات کر رہی تھی, اور انہوں نے کہا کہ میں نے آج وہ قرض اتار دیا ہے جو مجھ پر واجب بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے بھی جے آئی ٹی سے آج ایک سوال کیا ہے جب ان کی جانب سے تمام سوالات مکمل کر لیے گئے, اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوال کیا ہے کہ آخر مجھے بتایا جائے کہ مجھ پر الزام کیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جے آئی ٹی ممبرز کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا. اس سے پہلے میرے بھائی بھی یہی سوال جے آئی ٹی ممبرز کے سامنے کر چکے ہیں اور اس سوال کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کی پہلی جے آئی ٹی ہے جو الزامات تلاش کر رہی ہے کہ کیا الزام لگایا جائے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی بیٹی کو اس کی کمزوری سمجھنے والے اب ان کی طاقت پائیں گے. جے آئی ٹی کے پاس ہمارے خلاف کچھ نہیں ہے. مریم نواز نے کہا کہ آج میں نے خود یہ بات دیکھ لی, یہ چیز میں نے خود دیکھ لی کہ جے آئی ٹی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ جے آئی ٹی الزامات تلاش کر رہی ہے کہ کیا الزامات لگائے جائیں. اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ 2.25 گھنٹے تک مریم نواز جے آئی ٹی کے سامنے پیش رہی ہیں اور سوالوں کے جوابات دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو بھی مجھ سے سوالات کیے گئے میں نے تمام سوالوں کے جواب دیے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ
कोर्ट के ऑर्डर में मेरा नाम तक नहीं था, मगर उसके बावजूद भी मैं आज पेश हुई हूं और मैंने वो कर्ज उतार दिया जो मुझ पर वाजिब भी नहीं था। उन्होंने कहा कि रोक सकते हैं तो रोक लो। नवाज शरीफ एक मर्तबा फिर वजीर आजम बने।